कैसे हैं आप लोग? ठीक है। So we had already discussed इक्वेशन से सेंटर और रेडियस निकालना, उसके अलावा सेंटर और रेडियस से इक्वेशन निकालना, फिर पॉइंट से इक्वेशन निकालना भी सीख चुके हैं हम। उसके अलावा डायमीटर से इक्वेशन निकालना सीख चुके हैं हम। केस 1 से लेकर 8 तक हम सीख चुके हैं। इसके अलावा हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी सीख लिया है और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी सीख लिया है। हमने स्लोप ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल निकालना सीख लिया है। और बताइए और क्या सीखा है हमने कल? जी जनाब, और क्या सीखा है हमने कल? हमने कल पैरामेट्रिक इक्वेशंस सीखी हैं। हमने कल पैरामेट्रिक एंगल सीखा है। और बताइए और क्या सीखा है हमने? बताइए बच्चों, और क्या सीखा है हमने? बच्चे सो रहे हैं हमारे, ये आवाज़ नहीं आ रही। हाँ तो बताएं ना बच्चे, कहाँ तक कर लिया था हमने कल? क्या क्या और इसके अलावा क्या किया हमने? तो बता दिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ये जो टॉपिक्स मैंने मेंशन किए हैं सर, हमने लास्ट वाला इक्वेशन ऑफ टेंजेंट किया था। ठीक है, ये जो मैंने टॉपिक्स बताए हैं इसके अलावा कुछ चीज़ रहती है? ये मैंने टॉपिक्स लिखे यही करवाए थे या इसके अलावा और भी कोई चीज़ करवाई थी? हाँ, कंडीशन ऑफ टेंडेंसी। जनाब हमारे पास सर्किल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। लाइन की इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। जनाब हमने एक अदद सर्किल लिया और इसके ऊपर हमने लाइन ड्रॉ कर दी। तो हमें ये बात पता है कि अगर यहाँ पे सेंटर है तो सेंटर से लाइन तक का जो डिस्टेंस है बराबर होगा रेडियस के, परपेंडिकुलर होता है। तो जनाब ये जो है वो टेंजेंट है, ये सर्किल है, ये रेडियस है। तो ये हमारे पास सेंटर है ओ। तो कहेंगे कि हम ओ से लाइन तक का जो डिस्टेंस है वो रेडियस के बराबर है। तो डिस्टेंस कैसे निकलेगा? एम एक्स वन माइनस वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस माइनस वन का स्क्वायर, और रेडियस बराबर है आर के। तो जनाब हमारे पास जो पॉइंट है वो है सेंटर। तो एक्स वन वाई वन हमारा पुट होगा 0,0। तो जनाब ये हो जाएगा 0 माइनस 0 प्लस सी अपॉन अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस वन
तो हो जाएगा सी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर प्लस 1। क्या चीज़ है जनाब ये है जनाब कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। क्लियर है बेटा? बात समझ में आ गई? कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्लियर हो गई? रिपीट। देखो बेटा, सर्किल की इक्वेशन थी हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। लाइन की इक्वेशन थी हमारे पास y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। याद करना चाहें या मेथड सीख लें, दोनों चीज़ें बता दी मैंने। हमारे पास ये टेंजेंट था जो कि सर्किल के ऊपर था। हमें पता है कि सेंटर से लाइन तक का जो डिस्टेंस है वो रेडियस के बराबर होता है। तो ओ से लाइन तक का जो डिस्टेंस है वो रेडियस के बराबर है। तो यहाँ पर हमने निकाला ओ से लाइन तक का डिस्टेंस। ठीक है, मॉड लगा देते हैं क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूला पे मॉड लगा हुआ होता है। उसके बाद हमने आर के बराबर रखने के बाद सेंटर पॉइंट पुट किया है। जो हमारे पास x1 y1 है वो क्या है? सेंटर है। ठीक है, तो हमारे पास कंडीशन मिल गई हमें कि सी स्क्वायर बराबर होता है आर स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर प्लस 1 के। बात समझ में आती? क्लियर है? कंडीशन ऑफ टेंडेंसी क्लियर है? अच्छा जी। आगे चलते हैं जनाब। देखिए हमारे पास एक अदद सर्किल है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्किल। तो जनाब हमारे पास एक अदद सर्किल है। 3 पॉइंट्स हैं हमारे पास, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है। ये पी पॉइंट है, ये क्यू पॉइंट है, ये आर पॉइंट है। तो आपने क्या करना होता है? आपने करना होता है पुट पॉइंट इन इक्वेशन। आपके पास 3 कंडीशन बनेगी। इक्वेशन आपके पास क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो पहली बात, फॉर पी x1 y1 क्या होगा जनाब? ये आपके पास x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2g(x1) प्लस 2f(y1). तो आप उसके अंदर पॉइंट पुट करेंगे तो ये आपके पास आएगा लेस देन 0। और इसी तरीके से अगर हमारे पास सेंटर पॉइंट O है, सो O से P तक का जो डिस्टेंस है ये रेडियस से छोटा होगा। इसी तरीके से जब हम बात करते हैं Q पॉइंट की, x1 y1, तब क्या हो जाएगा? x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2g(x1) प्लस 2f(y1) प्लस c, ये आएगा इज इक्वल टू 0। और हम ये कह सकते हैं कि O से Q तक का जो डिस्टेंस है वो बराबर आएगा रेडियस के। इसी तरीके से जब हम बात करते हैं R पॉइंट की, तो R पॉइंट है जनाब हमारे पास x1 y1। इसको उठा के जब हम इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा जनाब? x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2g(x1) प्लस 2f(y1), ये आएगा ग्रेटर देन 0। हम कह सकते हैं कि जनाब O से R तक का जो डिस्टेंस है वो बड़ा आएगा रेडियस से।
तो हमें ये बात समझ में आई कि P जो है वो क्या है, इनसाइड द सर्किल है। फिर Q जो है वो हमारे पास क्या है, ऑन द सर्किल है। और हमारे पास जो R है वो कहाँ है, आउटसाइड द सर्किल है। बात समझ में आ गई है? ठीक है जनाब सबको। सबको क्लियर है बेटा?
अभी आगे बढ़ जाए। आगे चलते हैं जनाब। अब जनाब हमारे पास हम आगे चलते हैं। हमने लिया सर्किल, और अब हम लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं। एक ये लाइन है जनाब, ये लाइन है जनाब, और एक ये लाइन है जनाब। तो हमारे पास तीन किस्म के डिस्टेंस बन रहे हैं। एक बन रहा है सेंटर से ब्राउन लाइन तक का, एक सेंटर से ग्रीन लाइन तक का, एक सेंटर से ब्लू लाइन तक का। जनाब ये है हमारे पास L1, ये है जनाब L2, और ये है जनाब L3, और जनाब ये हमारे पास सेंटर है O। तो हमने यहाँ पर कहा कि जनाब O से हमारे पास O से L1 तक का जो डिस्टेंस है वो छोटा है रेडियस से। जब वो छोटा है रेडियस से तो इसका मतलब L1 जो है वो कहलाएगी सीकेंट लाइन। बात समझ में आ रही है? इसी तरीके से जब हम कहते हैं कि जनाब O से लाइन 2 तक का जो डिस्टेंस है वो रेडियस के बराबर है, तो इसका क्या मतलब है कि लाइन 2 जो है वो कौन सी लाइन है? टेंजेंट लाइन है। और इसी तरीके से जब आप सेंटर से L3 तक का डिस्टेंस निकालते हैं तो ये रेडियस से बड़ा आता है, तो इसका मतलब आप क्या कहेंगे? L3 का कोई नाम ही नहीं है। नो पर्टिकुलर नेम। बात समझ में आ गई? क्लियर है जनाब? सेकेंड लाइन ऐसी लाइन को कहते हैं जो कि दो पॉइंट पर कट कर रही होती है, ठीक है? कॉर्ड की जो फॉर्म होती है, ठीक है? बात समझ में आ गई यहाँ तक? आगे चलते हैं जनाब।
हमारे पास एक ये सर्किल है, एक ये सर्किल है। तो इसके बारे में हम कह सकते हैं कि सर्किल्स नॉट टचिंग ईच अदर। तो अगर हमारे पास ये O1 है, ये O2 है, सो O1 से O2 तक का जो डिस्टेंस है ये बड़ा होगा R1 प्लस R2 से। ये बात समझ में आ गई? तो मसला यहाँ तक। अच्छा जी, इसी तरीके से अगर हमारे पास ये एक अदद सर्किल है और फिर हमारे पास एक और सर्किल है, तो हमारे पास ये सेंटर है O1 और ये सेंटर है O2। तो हमारे पास हम लिखेंगे सर्किल्स टचिंग एक्सटर्नली। सो O1 से O2 तक का जो डिस्टेंस है वो बराबर होगा R1 प्लस R2 के। और इसी तरीके से आखिरी हमारे पास केस ये है, ये हमारे पास सर्किल है, ये हमारे पास एक और सर्किल है, ये हमारे पास O1 है, ये हमारे पास O2 है। हम लिखेंगे सर्किल्स कटिंग इंटरनली। हमारे पास O1 से O2 तक का जो डिस्टेंस है वो छोटा होगा R1 प्लस R2 से। बात समझ में आ गई? ये मसला यहाँ तक सबको क्लियर है बेटा?
आगे बढ़ते हैं। हमारे पास एक और केस है। एक सर्किल है और ये एक और सर्किल है। तो हमारे पास ये जो है वो O1 है और ये जो है वो O2 है। हम लिखेंगे कि सर्कल्स टचिंग इंटरनली। तो हमारे पास O1 से O2 तक का जो डिस्टेंस है वो बराबर होगा मॉड R2 माइनस R1 या R1 माइनस R2। तो R1 माइनस R2 कर लेते हैं। मॉड इसलिए लगा ताकि आंसर हमेशा पॉजिटिव है। तो बात समझ में आ गई। अच्छा जी, मेरे हिसाब से तकरीबन जो है ना सर्किल का चैप्टर ख़त्म हो गया है। और एज सच और कोई चीज़ मुझे याद नहीं आ रही है जो उसके अंदर मुझे और करवानी हो। कंडीशन और टेंजेंसी मैंने आपको करवा दी, सर्कल्स के केसेस करा दिए, दो सर्कल्स के केसेस करा दिए, टेंजेंट करवा दिया, सीकेंट करवा दिया और कंडीशन और टेंजेंसी करवा दी। और चलिए क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको। क्वेश्चन है आपके पास, फॉर what value या values of C the line y is equals to 2x plus 3 becomes tangent to x square plus y square minus 4x plus 6y minus का 12 सॉरी प्लस का c इज इक्वल टू 0। बताएं कैसे करेंगे। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी से कौन सी कंडीशन ऑफ टेंजेंसी? सी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर प्लस 1, इसकी बात कर रहे हो? नहीं हो सकती है, इसमें सेंटर 0 0 पे होता है।
हम क्या करेंगे, हम पहले सेंटर निकालेंगे इसका -2 से डिवाइड करके। तो हमारे पास ओ की वैल्यू आ जाएगी 2, -3। फिर उसके बाद पता है हमें कि ओ से लाइन तक का जो डिस्टेंस है ये रेडियस के बराबर होगा। ओ से लाइन तक का डिस्टेंस कैसे निकलेगा, ये निकलेगा 2 × 2 -y +3 अपॉन √2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस। रेडियस क्या होगा जनाब, 2 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर माइनस कॉन्स्टेंट। यहाँ से निकलेगी सी की वैल्यू। बात समझ में आ रही है? तो ये क्या हो जाएगा जनाब, 4 + 3 7, 7 + 3 10 हो जाएगा 10 अपॉन √5। और ये जनाब हो जाएगा 13 - c। स्क्वायरिंग कर दें बोथ साइड तो जनाब ये हो जाएगा 100/5 इज इक्वल टू 13 - c। हो जाएगा 20 इज इक्वल टू 13 - c। और c बराबर आएगा -7 के। बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब अगर c की वैल्यू -7 हो जाए तो ये सर्कल जो है वो लाइन जो है वो टेंजेंट बन जाएगी। और अगर आपसे ये सवाल पूछूं मैं कि भाई फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ c लाइन इज सीकेंट, तो आप क्या करेंगे, अब आप करेंगे जनाब सेंटर से लाइन तक का जो डिस्टेंस है वो छोटा होगा रेडियस से। तब क्या होगा जनाब, 10/√5 जो है वो लेस देन हो जाएगा रेडियस से। रेडियस क्या है जनाब हमारे पास, 13 - c। तो जनाब ये हो जाएगा 100/5 लेस देन 13 - c, 20 लेस देन 13 - c। और जब स्क्वायरिंग करेंगे हम बोथ साइड तो हमें यहाँ पर प्लस माइनस लगाना पड़ेगा मेरे हिसाब से। तो 20 लेस देन 13 - c भी होगा और -20 लेस देन 13 - c भी होगा। तो जनाब ये हो जाएगा -7 लेस देन -c। तो c ग्रेटर देन -7, नहीं, c ग्रेटर देन 7। और हमारे पास बनेगा -33। मेरे हिसाब से प्लस माइनस कहाँ आना चाहिए, प्रीवियस स्लाइड अभी करता हूँ बेटा। मुझे बताएं प्लस माइनस कहाँ आएगा, लेफ्ट साइड पे आएगा राइट साइड पे आएगा? या तो यहाँ प्लस माइनस आना चाहिए। तो 20 लेस देन 13 - c हो जाएगा और 20 लेस देन c -13 हो जाएगा। ये हो जाएगा -7 लेस देन -c। तो c ग्रेटर देन 7 आएगा। नहीं, c ग्रेटर देन 7। अच्छा, c लेस देन 7 है, ठीक है। और यहाँ पर क्या आएगा, 33 लेस देन c, तो c जो है वो ग्रेटर देन 33 हो जाएगा। सही है। तो इसका मतलब हमारे पास 7 से लेकर 33 तक जो है सेकेंड लाइन बनेगी। देख लेते हैं इसको।
ये लीजिए प्रीवियस स्लाइड देख लीजिए, किसको देखनी थी। अच्छा, अब यहाँ पर जो है मैं ये समझता हूँ कि एक मसला है। हमें जो है वो चेक करनी पड़ेगी लाइन। तो लाइन की इक्वेशन है मेरे पास y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। ठीक है, सर्कल की इक्वेशन है मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y माइनस 7 टू 0। ये तो हो गया टेंजेंट। सर आखिरी स्लाइड वापस लेकर जाइएगा। अच्छा, हाँ मुझे गड़बड़ लग रही है हमें कोई। ये देखो डायग्राम। तो हमने -7 रखा है ना, जबकि हमारे पास दूसरा वाला जो था वो क्या था। टेस्ट के बाद एंजॉय करिएगा भाई आप। तो ये हो गया था 7 लेस देन C लेस देन 33। अब अगर यहाँ पर मैं +7 रखता हूँ तो टेंजेंट ही नहीं आ रहा। इससे बड़ा 8 रखता हूँ, टेंजेंट ही नहीं आ रहा। गलत किया हमने। हाँ, इससे बड़ा रखूंगा तो आएगा 33 तक आएगा। 33 के बाद में 34 रखता हूँ तो भी आ रहा है। तो 7 पे तो आ रहा है। 7 - 13 में सेकंड नहीं होगा, हाँ ना। यही तो गलती की है हमने। हमने यहाँ पर जो C - 13 लिखा था ना, लेस देन 20, तो हमारे पास रेंज आनी चाहिए 7 से लेकर 33 तक की, जिसके अंदर जो है अब मसला ये है 7 लूँ 33 लूँ और बड़ा लूँ, कितना भी बड़ा ले लूँ, 7 से बड़ी सारी वैल्यूज़ के लिए मसला रहेगा ये। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर -7, यहाँ पर था -7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं 8 करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि -7 से बड़ा जो है ना और छोटा होना चाहिए -33। अगर मैं +33 लेता हूँ, ये सर्किल ही नहीं बन रहा, कोई गड़बड़ तो है। सेकेंड लाइन की रेंज हम सही नहीं निकाल रहे। 34 पे भी आएगा, 36 पे भी आएगा, 66 पे भी आएगा। ये -7 से C लेस देन -7 पे,
हमेशा सीकेंड बनेगा मेरे हिसाब से। यार हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, स्क्वायर करने से प्लस माइनस नहीं आता, लेकिन यहाँ पर दो किस्म के हमारे पास वैल्यूज बननी चाहिए, क्योंकि सर्किल इधर बन रहा है, सर्किल उधर भी बन सकता है लाइन के राइट साइड पे। देखते हैं इसको 50 करके देखते हैं, 100 करके देखते हैं। अच्छा ये हमेशा करेगा, सही है क्योंकि सेंटर इधर है। सही है, समझ गया समझ गया, ये आंसर है इसका। हाँ हाँ सही है समझ गया। तो C <-7 इज द आंसर। तो इसका सिंपल तरीका ये था कि हमने जो किया था जनाब 20 <-C-13, तो यहाँ पर आ रहा था -7 <-C। नहीं हमने इस तरह नहीं किया था, क्या किया था याद ही नहीं आ रहा मुझे। खैर C <-7 पे हमेशा आंसर आएगा हमारा। C = -7 पे जो है वो टेंजेंट आएगा। समझ आ गई ये बात। और C <-7 पे हमेशा सीकेंट आएगा। और अगर हम यहाँ पर वैल्यू बड़ी डाल दें तो वो हमेशा नॉट अ टेंजेंट होगा। समझ में आ गया बच्चों? सर मैथमेटिकली बता दें। देखो बेटा, हमारे पास फाइनल वैल्यू क्या थी जरा ये बता दें। कि 10/√5 जो है वो बराबर था √13 - C के। यार वो स्लाइड तो गायब हो गई, अब नहीं आएगी क्योंकि मैं जूम पे क्लास ले रहा हूँ ना। मैंने स्टॉप शेयर किया तो वो चला जाएगा। तो जनाब ये हो गया था 20 = 13 - C, और C = -7 था, जिसपे जो है वो टेंजेंट बनेगा, जो कि हमने यहाँ पर लिख दिया था। समझ आ गई है अली असगर? वापस आते हैं स्क्रीन शेयरिंग पे। जनाब क्लियर है यहाँ तक? सारी बातें क्लियर है? 5-10 मिनट का ब्रेक लेते हैं।